अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज 25 दिसंबर है। सबसे पहले मैं क्रिसमस की सभी ईसाई समाज को, दुनिया के ईसाई भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ईसाइयों पर भी जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनको लपेटा जा रहा है, दलित और मुस्लिम के बाद में ईसाई निशाने पर है। आज एक और महत्वपूर्ण तारीख है। आज के ही दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। तो मनुस्मृति जलाने का मतलब था कि ब्राह्मण राज का खात्मा, ब्राह्मणवाद का खात्मा। 1927 से लेके आज तक लगता है कि हमारा समाज सोया हुआ है। बाबा साहब की बात पे उतना गौर नहीं किया, और जो लोग सत्ता के गलियारे में भी नहीं होने चाहिए, सत्ता से दूर होने चाहिए, आज वो सत्ता के अंदर बैठ के हम पूरे दलित और मुस्लिम समाज की मतलब सत्यानाश पे तुले हुए हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण दिन। हमारी आबादी, दलितों की आबादी देखी जाए तो 1/4 आबादी हैं हम। मुसलमान भी इस देश का 5वां हिस्सा है। ये दो आबादी मिलकर हम बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में ला सकते थे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। लोगों को, हमारे लोग कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जो भी रहा है, जो 10% है, जो इस देश में सवर्ण हिंदू 10% है, वो डेमोक्रेसी के हिसाब से उसे आज कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। और जो दलितों में दलित हैं, आज भी उनकी स्थिति दयनीय है। बेशक मैला ढोना, मैला उठाना का काम कानूनी तौर पर बंद हो चुका है, लेकिन लगभग आज भी वो लोग वही काम करने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसे इस मौके पर हम लोग अम्बेडकर समाज पार्टी खास तौर से हम लोग चाहते हैं कि जो दलितों में भी दलित हैं, हमारा वाल्मीकि समाज को अपलिफ्ट किया जाए। दलितों में और भी जाति हैं, चमार, जाटव और तमाम लोग हैं, इनको तो मौके भी मिले और वो लड़े भी इसके लिए, लेकिन वाल्मीकि समाज हमारा वहीं के वहीं पिछड़ा हुआ है। तो वाल्मीकि समाज को आज तक मतलब यहाँ भी दिल्ली में देखें, संदीप वाल्मीकि को मंत्री बनाया और उल्टे सीधे आरोप लगा के उनको हटा दिया गया। और उसी तरह से राजेंद्र पाल गौतम को, वो भी दलित थे, उन पर भी किसी न किसी बहाने से उनको लपेट के उनको भी मंत्री पद से बाहर किया और पार्टी से बाहर किया गया। तो ये ब्राह्मणवादी नीति का शिकार हमारे लोग बराबर हो रहे हैं। ऐसे हालात में हम खास तौर से दिल्ली, यहाँ दिल्ली में वाल्मीकि समाज की आबादी करीब 15 लाख है। वाल्मीकि समाज की आबादी 15 लाख के करीब आबादी है यहाँ पर, और जो वैश्य समाज है मुश्किल से 2-2.5 लाख के आसपास भी नहीं है। तो 2-2.5 लाख आबादी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, और 15 लाख की आबादी तमाशबीन बनी है, सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए आज भी मजबूर है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, खासतौर से हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें तय किया कि हम दिल्ली से शुरुआत करते हैं, और दिल्ली में 24 के बाद में 25 में तुरंत ये अगला इलेक्शन होगा। और उसके लिए हमने वाल्मीकि समाज से, भाई जो आप रिटायर अफसर हैं, वो उससे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से भाई दिलीप वाल्मीकि जी, इनको हमने बतौर मुख्यमंत्री कैंडिडेट हम लोग यहाँ पेश कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर आप सभी साथियों के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। और अगर ये 15 लाख वाल्मीकि समाज की समझ में आ गया कि हम भी इस देश की राजधानी का राजा बन सकते हैं, इस देश का राजा बन सकते हैं, तो हो सकता है ये चमत्कार भी हो सकता है। इसके साथ साथ और भी जो आज मौजूदा हालात है, अभी ये ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है, उसमें मतलब सिर्फ आप ब्रॉडकास्टर ही नहीं, आप ये जो यूट्यूबर हैं वो ही नहीं, जो सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ को फॉरवर्ड करेंगे या कुछ करेंगे, उसमें कंटेंट वेरिफिकेशन कमेटी जो ये बना रहे हैं उस बिल में, वो करेगी, वो तय करेगी कि आप मोदी के पक्ष में आप दिखा रहे हैं कि मोदी के विपक्ष में दिखा रहे हैं। तो इससे सोशल मीडिया को पूरे तरह से तहस नहस करने की साजिश है इस गवर्नमेंट की। और आप देखिए कि किस तरह से बिल पास हुआ है। एक बहाना लेके, धनखड़ जी का बहाना लेके 146
मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कितने शर्म की बात है। 146 मेंबर पार्लियामेंट संसद से बाहर निकालकर और इस बिल को उन्होंने आनंद फानंद में पास किया, और एक दिन और वो भी बगैर बहस किए। बहस न हो, ये जो भी कानून लेके आ रहे हैं या कानून में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये पूरी बदमाशी के साथ में इस देश का जो सोशल ताना बाना है, या हम ये कहें कि इसका जो इसका स्वरूप है संविधान के अनुसार, तो उस स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इकोनॉमी को तो इन्होंने तहस नहस कर दिया। इनका इरादा है, ये इनको भी मालूम है, जो लोग सत्ता में हैं, जो आरएसएस किन लोगों का संगठन है, और आरएसएस के जरिए आरएसएस की बैकिंग की पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी के थ्रू, ये सरकार के थ्रू, ये इनका पूरा मकसद है कि किसी तरह से इस देश की हालात ऐसे कर दो कि कोई आने वाला इसको संभाल न सके। लेकिन हमारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ख़ास तौर से मैंने 16 लोगों को इसमें अगस्त में लेटर लिखा। 12 अगस्त को मैंने लेटर लिखे, रजिस्टर्ड डाक से भी भेजे, किसी का भी रेस्पॉन्स नहीं आया। इसमें ओवैसी साहब हैं, मायावती हैं, रामदास जो प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, और भी तमाम हैं, मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, 16 बावन में इस्लाम की पार्टी को भी मैंने सबको लेटर लिखा। आज तक रेस्पॉन्स नहीं आया। भैया आप आगे आओ, पीछे आओ, बराबर आओ, लेकिन इसको संभालो। ये थर्ड फ्रंट बने। एनडीए में हम लोगों को कोई तरजीह नहीं दी गई, दलित और मुसलमानों को, इंडिया में एनडीए हमारा हो नहीं सकता। तो ऐसे हालात में अगर हम दलित और मुस्लिम मिलके, क्रिश्चियन मिलके, अगर इसके जो मूल्यवासी हैं, मूल्यवासी मिलके अगर हम थर्ड फ्रंट बनाएं, और ये थर्ड फ्रंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 चर्चित चेहरे एक मंच पे आ जाएं तो समाज तो आज भी वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले खाली वोट देने से बात नहीं मिलेगी। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो 5 राज्यों के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल करके इन लोगों ने ये सारा खेल बिगाड़ा है। सारा खेल ईवीएम के जरिए, ये मतलब 3 बड़े राज्य जो हैं इन्होंने अपने काबू कर लिए। और जो ये ईवीएम के बारे में लोग सोचे नहीं, ईवीएम की तरफ ध्यान न जाए, इसलिए छोटा सा झुंझुना कांग्रेस को भी थमा दिया। तो ये सारा खेल हो रहा है, ईवीएम का खेल है। ईवीएम में माइक्रोचिप है, माइक्रोचिप है, और उसको जैसे मर्जी आप प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे बोलेगी। रियल टाइम क्लॉक है उसमें। रियल टाइम क्लॉक में जो आप डाटा भर देंगे और जो टाइम फिक्स कर देंगे, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 4 घंटे, 2 घंटे, उसके बाद उस टाइमिंग के बाद जैसे काउंटिंग का नंबर आता है, तब तक वो जो नया डाटा साफ हो जाएगा, पुराना डाटा सर्विस पे आ जाता है। तो ये बहुत सारी तरह से है। और तमाम जो साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लोग हैं, यहाँ तक कि कई IAS अफसर जो DM वगैरह रहे हैं, उनका भी इस पर खुलासा हो गया कि भाई ये ईवीएम के जरिए सारा हो रहा है। और 2 चुनाव आयुक्तों ने, SY कुरैशी साहब ने और एक और स्वामीनाथन साहब ने, 2 जो पूर्व जो उसके चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने भी खुलासा किया कि ईवीएम से हो रहा है। अभी पिछले जो असेंबली का चुनाव था गुजरात में था, गुजरात में बूथ पर वोट हैं 400 और मशीन में निकल रहे हैं 600 वोट। और आपको मालूम होगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 19 का, तो इसमें ये जो बनारस में जो जितने वोट थे बनारस में उस सीट पर, उससे 2 लाख वोट फालतू कैसे निकले। तो ये सारा खेल हो गया। पूरी दुनिया से ये ईवीएम हट चुकी है, लेकिन ये ईवीएम के सहारे आरएसएस का खेल जारी है। तो हम ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि ये देश आरएसएस विहीन हो। हम इंदिरा जी की आज मैं तारीफ़ करने के लिए मजबूर हूँ कि उन्होंने बड़े मतलब कठोर कदम उठाए और आरएसएस को उभरने नहीं दिया। ये बाकी जो जितने भी आए, खास तौर से नरसिम्हा राव वगैरह ने आरएसएस को, वो खुद आरएसएस के थे, तो उनकी वजह से जो आरएसएस फिर मजबूत हुआ। और मात्र ये 9-10% लोगों का है। बिहार के जनगणना के आंकड़े अगर देखे जाएं तो ये ज़्यादा नहीं है, 10% मुश्किल से आबादी है। और 10% में इनकी महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती, वोट नहीं डालती, और बाकी लोग अपने बिजनेस में इधर वो सर्विस में रहते हैं, बिजी रहते हैं, वोट ही नहीं पड़ते। मुश्किल से 2-4% वोट पड़ते होंगे। लेकिन हमें लोगों को तो साम दाम कहते तो ये हैं कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू करके गया, लेकिन अंग्रेज इनसे सारी बदमाशी सीख के गया है। अंग्रेज बदमाश नहीं था। अंग्रेज ने तो इनके जो काले कानून थे, चाहे सती प्रथा हो, चाहे कुछ भी हो, और यहाँ तक के ब्राह्मण जज नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करके कहा कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए इनको जुडिशरी में नहीं रखना चाहिए। तो तमाम ये उन्होंने एक्ट पास किए इनके जो पाखंड था उस पर लगाने के लिए। तो उन्होंने तो ये मतलब वो तो प्रोग्रेसिव किस्म के लोग थे। साम दाम दंडभेद जो इनके वेदों में लिखा हुआ है,
जो डिवाइड एंड रूल से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके ज़रिए मुझे लगता है अंग्रेज इनसे बदमाशी सीख के गया और इन्होंने अंग्रेज़ों से बदमाशी नहीं सीखी। तो ऐसे हालत में देखिए अब क्या है, कानून तो मैं समझता हूँ कि पहले दिन से ही लागू हुआ, संविधान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। संविधान उन लोगों के हाथ में गया जो यहाँ के दलितों को या मुसलमानों को फूटी आँख देखना पसंद नहीं करती। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फैमिली ने 80 तक उसमें सब 80 लगभग 80 तक, उससे पहले जो 1977 तक राज किया इसमें। उसके बाद में और जो भी आए ब्राह्मण या ब्राह्मण जिनकी आबादी 3% है देश में, 3% का प्राइम मिनिस्टर बनता है, 3% के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, 3% के गवर्नर बनते रहे, और बाकी लोग जो मेजोरिटी है 90% आबादी इनका मुंह देख रही है। और यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग में, संविधान को ताक पर रखकर मॉब लिंचिंग में किसी भी मुसलमान को अगर जय श्री राम नहीं बोला तो उसको पीट के भीड़ मार देती है, और उसके क्या कार्रवाई होती है। आज तक किसी को कोई फांसी नहीं लगी, किसी को नहीं हुआ। तो जो जिस तरह से इस देश की जो हालात ख़राब हो रहे हैं, इस देश की फिजा खराब की जा रही है, डेमोक्रेसी को बिल्कुल हिपोक्रेसी बना दिया, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह से तानाशाही है। और जो नया जो ब्रॉडकास्टिंग बिल उन्होंने पास किया है, फर्जी तरह से पास किया है, उससे मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया की ज़बान एकदम बंद हो जाएगी। और जो वैसे और भी लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट थे और जो एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पे, वो भी उनके भी न्यूज़ कंटेंट वेरिफिकेशन कमेटी उसको वेरीफाई करेगी। अगर कहीं उनकी नज़र में गलत होगा, अगर आपने मोदी की जय हो का बात नहीं की, मोदी के हक में बात नहीं की, तो निश्चित तौर से लगता है कि पूरा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं अपार्ट फ्रॉम मीडिया, वो भी जीरो हो जाएंगे। और निश्चित तौर से ये पूरी हिटलरशाही तानाशाही चल रही है। तो ऐसे हालात में हमने उस समाज को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं जोड़ा। और अगर वो जरा भी वो समझेंगे कि हाँ भाई उनका भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात होगी। और अगर 15 लाख वाल्मीकि समाज अगर तैयार हो गया, तो दूसरा मुस्लिम और दीगर दलित हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। हम लोगों की बात हो चुकी है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है, दूसरे दलित ऑर्गेनाइजेशन से ही बात हो रही है, बिल्कुल तैयार है। आम राय होने के बाद में हमने भाई दिलीप कुमार वाल्मीकि जी को एज बतौर मुख्यमंत्री हम इसमें पेश करेंगे और उसी तरह से प्रचार करेंगे, आपका सहयोग लेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो 146 मेंबर पार्लियामेंट निकाले, 146 मेंबर पार्लियामेंट के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बैठने जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस के हो किसी भी पार्टी के हो, आंदोलन करना चाहिए। अगर 146 मेंबर पार्लियामेंट अपनी कंस्टिट्यूंसी से 1000 आदमी ले आए तो 146,000 आदमी आ जाएंगे, और 10,000 आदमी अगर दिल्ली में एक्स्ट्रा आ जाए तो दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब हो जाती है। तो 1,46,000 लोग यहाँ पे आ जाएं तो मोदी के नाक में और दुनिया देखेगी। मोदी जैसा व्यक्ति परेशान हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो एक्शन लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारे 146 मेंबर पार्लियामेंट हैं वो अगर तैयार हैं तो इस आंदोलन के लिए, इसके गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी और अमित शाह की हिटलरशाही के साथ, अगर इस देश से ये मोदी योगी और इसको शाह जैसे लोगों को नहीं, ये डेमोक्रेसी के इविल इफेक्ट हैं। मोदी ये क्रिमिनल लोग हैं। जो आपको मालूम है कि जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अघोषित तौर पर बैन कर दिया गया, हटा दी गई यहाँ पे। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने बिल्कुल खुलासा कर दिया कि जो अपने होम मिनिस्टर को मरवा सकता है, वो हरेंद्र पांड्या को मरवाया इन लोगों ने, और इसमें सीधा इन्हीं की कारस्तानी थी, अमित शाह की और उसकी। मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ। तो ये ऐसे लोग को ये देश मतलब जाग जाए और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, मोदी योगी और शाह से छुटकारा मिलाने का रास्ता निकले और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष का यहाँ ऐलान हो, आगाज हो। उसके लिए हम हर तरह से साथ देने के तैयार हैं। धन्यवाद।